हेलो फ्रेंड्स, रेडिकल क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति से संबंधित अपने महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। इसमें हम बात करेंगे सारे अनुच्छेद और किस तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव होता है और किस तरह राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है और भी अन्य सभी तथ्यों के बारे में। देखिए, जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के बारे में जितने भी संबंध हैं वो सभी अनुच्छेद में भाग 5 के अंदर दिए गए हैं। भाग 5 जो है हमारा, वो अनुच्छेद 52 यानी 52 से 151 तक है। ठीक है। साथ ही इसके अंदर एक कार्यपालिका, जो कार्यपालिका है हमारे देश की, उस कार्यपालिका में जो कार्यपालिका अंदर सबसे पहले अनुच्छेद देखते हैं तो वो 52 से 78 तक है। साथ ही कार्यपालिका के अंदर जो आते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, इनके सभी के अनुच्छेद भी लिखे हुए हैं। देखो, राष्ट्रपति 52 से 62 तक हैं। ठीक है। तो और एक आपको खास बात बता दूं कि राष्ट्रपति जो होता है इस कार्यपालिका का प्रमुख होता है। ठीक है। ये जो हमारी कार्यपालिका है इन सभी का प्रमुख होता है। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 से 62। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति क्या, सबसे पहले राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है। अभी हमने ये बात जान ली थी। ठीक है। और कार्यपालिका क्या है वो भी जान लिया। तो राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है। ठीक है। राज्य प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति है भारत का। और साथ ही प्रथम नागरिक वो भी राष्ट्रपति होता है। ठीक है। प्रथम नागरिक और राष्ट्र की एकता और अखंडता एवं सुदृढ़ता का प्रतीक होता है। नेक्स्ट, अब हम इसके बारे में प्रॉपर अनुच्छेदों को जान लेते हैं एक एक करके। तो अनुच्छेद 52 सबसे पहले हम देखते हैं। तो ये क्या है? भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। अनुच्छेद 52 क्या कहता है कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। नेक्स्ट, अनुच्छेद 53, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। जो संघ की जो कार्यपालिका है, ये इसकी शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित है। क्योंकि बात है भी कि कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। तो सीधी सी बात है, कार्यपालिका की जितनी भी शक्ति होंगी वो किस में निहित होंगी? राष्ट्रपति में। नेक्स्ट, अनुच्छेद 58 देखते हैं। अनुच्छेद 58 क्या है? राष्ट्रपति के पद हेतु योग्यताएं, कि अगर आप राष्ट्रपति बनना चाहते हो तो आपके पास क्या क्या योग्यताएं होनी जरूरी है। उसमें पहला क्या है? वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो। यहाँ जो मैं एक बात बता दूं आपको, भारत का नागरिक किसी भी तरीके से, जरूरी नहीं सिर्फ आप नागरिकता ग्रहण करने के 5 तरीके होते हैं। तो इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि आप भारत में ही जन्मे हो, सिर्फ वही व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। जैसा अमेरिका में अगर आप बाहर से भी आके आपने भारत की नागरिकता ग्रहण की है तब भी आप भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं। और एक खास बात कि नामांकन जो करोगे आप, उसके लिए आपके पास 50 प्रस्तावक और अलग से 50 अनुमोदक होने जरूरी हैं। साथ ही एक जमानत राशि जो RBI में जमा की जाती है वो 15,000 रुपये। ठीक है। अगर 1/6 भाग आप वोटों का नहीं ले पाते हो तो ये जमानत राशि आपकी जब्त हो जाती है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 59 देखते हैं क्या है? राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। तो राष्ट्रपति के पद के लिए क्या क्या शर्तें हैं? वह सदन के किसी भी सदन अथवा राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। सदन का कोई जो आपका संसद है, संसद का कोई भी सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा, चाहे राज्य विधायिका का, और जो बात करें विधानसभा या विधान परिषद, इनका सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा हो तो उसे अपनी जो शपथ है या अपना जो पद ग्रहण करना है उससे पूर्व त्यागपत्र देना होगा। ठीक है। वो कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। ठीक है। अपने कार्यकाल के दौरान वो कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करेगा। निवास के लिए राष्ट्रपति भवन मिलता है, वो भी बिना किराया चुकाए। ठीक है। जो इसकी पद की शर्तों में आता है। संसद द्वारा निर्धारित उपलब्धियां, भत्ते व विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं जो इसके यानी जो कार्यकाल है उसके दौरान इन्हें कम नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, अनुच्छेद 60 क्या कहता है? अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बात करता है। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? मुख्य न्यायाधीश। और अगर वो अनुपस्थित हैं तो उनके अनुपस्थिति में जो भी उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वो उन्हें शपथ दिलाते हैं।
बात करें जो इनकी शपथ में जो जो शब्द होते हैं उनके ऊपर बात करते हैं, तो सबसे पहले ये संविधान और विधि का परिरक्षण, परिरक्षण यानी प्रिजर्व, संरक्षण प्रोटेक्ट, और प्रतिरक्षण यानी डिफेंड करूँगा, इसकी बात करते हैं। ये तीनों वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा, इस बात की शपथ लेते हैं। साथ ही लोक कल्याण की शपथ लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है कि भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूँगा, यानी लोक कल्याण में निरत रहूँगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। और एक खास बात जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि जो हमारी अनुसूची 3 है उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ के बारे में प्रावधान नहीं है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ भी है और इजीली किसी भी एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, जब हमने जान लिया उसके पद की शर्तें और क्या क्या योग्यताएं हैं उसके बारे में, तो चलो अब राष्ट्रपति का चुनाव कराते हैं। तो अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कहता है, और ये कहता है कि एक जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा वो एक निर्वाचक मंडल द्वारा होगा। और बात करते हैं कि निर्वाचक मंडल जो होगा इसमें कौन कौन होंगे, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। नंबर 1, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य यहाँ पर शामिल नहीं होते हैं। सेकंड, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, जो भी जितनी भी राज्य विधानसभाएं हैं सभी के निर्वाचित सदस्य, सिर्फ मनोनीत सदस्य नहीं। थर्ड, केंद्र शासित प्रदेशों, दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर विधानसभाएं हैं, दिल्ली और पुडुचेरी, तो वहां के निर्वाचित सदस्य, खास बात कि सभी निर्वाचित सदस्य इस निर्वाचन चुनाव में या निर्वाचन मंडल में भाग लेते हैं। नेक्स्ट चलो बात करते हैं निर्वाचन चुनाव के बारे में, बात की हमने कि निर्वाचक मंडल में कौन कौन होता है। नेक्स्ट देखो अब बात करते हैं, निर्वाचन में सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व समान रूप में होता है। जो सभी राज्य हैं सभी राज्यों का जो प्रतिनिधित्व होगा ये समान रूप में होगा। ये अनुच्छेद 55 के बारे में कुछ बातें हैं। और जो राज्य और संघ के बीच भी समानता रहती है, ठीक है, इसके लिए एक प्रॉपर इसका प्रोसीजर होता है चुनाव का, वो मैं किसी एक वीडियो में प्रॉपर एक्सप्लेन करूँगा, जो वीडियो टोटली फोकस होगी कि राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से होता है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे मोटी मोटी बात जानी है हमने चुनाव के बारे में उनके, ठीक है, वो क्या समानता का जो प्रतिनिधित्व होगा समान रूप से वो किस प्रकार से होगा इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। और एक बात कि राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच व फैसले जो होते हैं वो उच्चतम न्यायालय में होते हैं तथा उसका फैसला अंतिम होता है। ये बात बेसिकली अनुच्छेद 71 में कही गई है, अनुच्छेद 71 में, लेकिन ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो चुनाव से संबंधित सभी मामले हैं वो सुप्रीम कोर्ट में होंगे और उसी का फैसला अंतिम होता है। नेक्स्ट बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व, क्या है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संख्यागणीय मत प्रणाली, ठीक है, एकल संख्यागणीय मत प्रणाली और गुप्त मतदान द्वारा होता है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति का चुनाव जो होगा अनुपातिक प्रतिनिधित्व होगा, उसमें एकल संख्यागणीय मत प्रणाली होगी और गुप्त मतदान द्वारा होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए राष्ट्रपति की पदावधि या कार्यकाल, जो उनका कार्यकाल या पदावधि होती है उसके बारे में बात की गई है अनुच्छेद 56 के अंदर। तो बात कर लेते हैं, चलो राष्ट्रपति की पदावधि उसके धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक होती है। ठीक है, वह अपनी पदावधि में किसी भी समय त्यागपत्र दे सकता है, जो त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट, उसका कार्यकाल पूरा होने से पूर्व महाभियोग चलाकर भी उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, महाभियोग, राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो महाभियोग की क्या प्रक्रिया है उसे भी हम आगे जानेंगे। नेक्स्ट, 5 वर्ष के कार्यकाल के बाद भी वह अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पद पर रहता है, यानी जब तक उसका उत्तराधिकारी यानी नया राष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं कर लेगा, चाहे 5 साल से ज़्यादा हो जाए, तब तक राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा। यानी इंपॉर्टेंट बात यह है कि राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं रहता है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 57 क्या है, पुनर्चुनाव के लिए पात्रता, जो दोबारा चुनने के लिए, तो जो भारत में राष्ट्रपति है वो दोबारा कितनी भी बार निर्वाचित हो सकता है। और पद रिक्तता के कारण क्या क्या हो सकते हैं, या तो मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन यानी महाभियोग चलाकर हटा दिया गया हो, या अन्य कोई कारण हो। और इन सभी कारणों में क्या होगा, चाहे पद किसी भी तरीके से खाली हुआ हो, तो
जो एक साथ खाली हो गया, ठीक है, बस क्या है, उनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ और किसी वजह से खाली हुआ है, तो वहां पर क्या होगा, एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे उपराष्ट्रपति। और ये बात जो अलग से कहता है वो अनुच्छेद 65 कहता है उपराष्ट्रपति के बारे में, लेकिन राष्ट्रपति के अंदर भी है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा अगर उनकी मृत्यु हो गई है, त्यागपत्र दे दिया है या उन पर महाभियोग वगैरह चलाकर उन्हें हटा दिया गया है। और एक बात, जो उनका पुनर्चुनाव है, जो मान लो कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई और दोबारा से चुनाव कितने समय में होना चाहिए, तो 6 महीने के भीतर चुनाव हो जाना चाहिए, ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव 6 महीने के भीतर हो जाना चाहिए। ये अलग से अनुच्छेद 62 इस बात को कहता है, ठीक है, अनुच्छेद 62 और राष्ट्रपति के अनुच्छेद 52 से 62 तक ही हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त होने पर, अब देखिए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति काम करेगा। यदि मान लो राष्ट्रपति का तो महाभियोग चलाकर हट गए या उनकी मृत्यु हो गई और उपराष्ट्रपति का पद खाली पड़ा था पहले से ही, तो अब क्या होगा, तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। और मान लो मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है, तब उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक, ये सभी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इन्हें वो सभी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं जो एक राष्ट्रपति को प्राप्त होती हैं। ऐसा ही एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जाकिर हुसैन साहब जो राष्ट्रपति थे 1967 से 1969 तक इनकी अकस्मात मृत्यु हो जाती है, तो इनके स्थान पर बीबी गिरी उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करते हैं और बीबी गिरी अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। तब एम हिदायतुल्लाह जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वर्क करते हैं 1969। इन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था क्योंकि इन्हें राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पर महाभियोग, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाएगा। अब इसका आधार क्या होगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का जो आधार होगा वो होगा संविधान का उल्लंघन। संविधान का उल्लंघन होने पर ही महाभियोग चलाया जा सकता है। महाभियोग प्रक्रिया की इंपॉर्टेंट बात की है, किसी भी सदन में शुरू हो सकती है, राज्यसभा या लोकसभा कहीं पर भी इसे शुरू किया जा सकता है। लेकिन खास बात कि जिस भी सदन में शुरू किया जा रहा है उस सदन में जब महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा तो उस पर 1/4 यानी 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए उस प्रस्ताव पर। और उस प्रस्ताव लाने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इसके बारे में नोटिस दिया जाएगा कि आप पर हम महाभियोग प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, राष्ट्रपति को नोटिस भी दे दिया 14 दिन पहले और 1/4 सदस्यों से हस्ताक्षर करवा के प्रस्ताव ला भी दिया। अब प्रस्ताव पास होना है उस सदन में जिस सदन में वो रखा गया था, ठीक है। तो उस सदन में क्या होगा, 2/3 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए और 2/3 बहुमत से पारित हो जाने के बाद यह दूसरे सदन में भेजा जाएगा। चाहे किसी भी सदन में पास हुआ हो, पहले पेश किया गया हो, जिसमें पेश किया गया उसी में पास होगा। पास होने के बाद दूसरे सदन में भेजा जाएगा और दूसरे सदन को बोला जाता है राष्ट्रपति महाभियोग के लिए जांच सदन। जब यह दूसरे सदन में भेजा जाएगा तो वह सदन इस राष्ट्रपति पर लगे आरोपों की जांच करता है। साथ ही राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वह इस दूसरे सदन में उपस्थित होकर अपना प्रतिनिधित्व कर सके, ठीक है, होता है कि वह प्रतिनिधित्व करने का अधिकार उसे होता है दूसरे सदन में जहां वो जांच सदन है, ठीक है। नेक्स्ट, यदि दूसरा सदन इन आरोपों को सही पाता है, मान लो दूसरे सदन में जांच हुई, सब कुछ हुआ, दूसरे सदन ने भी इन आरोपों को सही पा लिया, ठीक है, तब क्या होगा, उसे भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित करना होगा। अगर 2/3 बहुमत से प्रस्ताव दूसरे सदन में भी पास हो जाता है तो प्रस्ताव पास होने की डेट से ही राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाता है और उसी दिन यानी उसी डेट से राष्ट्रपति को अपने पद से हटा हुआ मान लिया जाता है, ठीक है। इसके बारे में एक बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि महाभियोग संसद की एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है। महाभियोग को क्या कहा जाता है, संसद की एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया। नेक्स्ट, संसद के दोनों सदनों के किसी भी कोई भी सदस्य महाभियोग में भाग ले सकते हैं। इस बात का मतलब हम समझते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा या लोकसभा के सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही भाग ले सकते थे, मनोनीत सदस्य नहीं भाग ले सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर
जो भी संसद के कुल सदस्य हैं, राज्यसभा लोकसभा, वो सभी के सभी भाग ले सकते हैं, चाहे वो मनोनीत हो चाहे वो निर्वाचित हो। नेक्स्ट, राज्य विधानसभाओं तथा दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के सदस्य इस महाभियोग प्रस्ताव में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इन्होंने भाग लिया था ना, लेकिन ये उनको हटाने में भाग नहीं लेंगे, सिर्फ संसद लेगी, संसद के दोनों सदन लेंगे, यानी राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य इसमें भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट, अब जितने भी हमारे अनुच्छेद हैं राष्ट्रपति से संबंधित, वो सभी एक नज़र में हम देख लेते हैं। देखो क्या है, अनुच्छेद 52, भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। ठीक है। 53, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 55, राष्ट्रपति का चुनाव का तरीका। ठीक है, क्या होगा। अनुच्छेद 56, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष। अनुच्छेद 57, पुनर्चुनाव के लिए अर्हता, कितनी भी बार चुने जा सकते हैं। अनुच्छेद 58, राष्ट्रपति चुने जाने के लिए योग्यता। अनुच्छेद 59, राष्ट्रपति कार्यकाल की दशाएं। अनुच्छेद 60, राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण। अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। नेक्स्ट, अनुच्छेद 62, राष्ट्रपति पद की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव कराने का समय, यानी अगर पद रिक्त है तो दोबारा से चुनाव कराने का क्या समय होगा, 6 महीने। अनुच्छेद 65, उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, यानी उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, ये बात अनुच्छेद 65 कहता है। अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामले जो भी होंगे वो सभी उच्चतम न्यायालय देखेगा और उसी का फैसला अंतिम होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो को पूरी देखने के लिए। रेडिकल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। फिर से कह रहा हूँ, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें कृपया। नमस्ते।